नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। 1 अगस्त 2024 की ये तारीख भी याद रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने अरविंद केजरीवाल के पूर्व सचिव विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसी-ऐसी टिप्पणियां की हैं। अरविंद केजरीवाल पर भी, विभव कुमार पर भी और विभव कुमार की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिषेक मनु सिंघवी पर भी। बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे ये लोग। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये पूछा है कि सीएम आवास में गुंडा क्या कर रहा था। यानी विभव कुमार को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा माना है। और गुंडा क्यों माना है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये पूर्व सचिव हैं, यानी जिस समय ये घटना हुई स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास के ड्राइंग रूम में मारपीट की, और मारपीट भी क्रूरता पूर्ण तरीके से। यानी एक लेडी है, बल्कि लेडी क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, युवा है, महिला आयोग की चेयरपर्सन रह चुकी हैं, अरविंद केजरीवाल की पूर्व और पुरानी सहयोगी हैं, पहले भी आवास में आती जाती रही हैं, बिना अपॉइंटमेंट के आती जाती रही हैं। वो अगर ड्राइंग रूम में सीएम का इंतजार कर रही हैं बैठ करके, और अचानक अरविंद केजरीवाल का पूर्व सचिव, जिसको बर्खास्त किया जा चुका है, जिसको टर्मिनेट किया जा चुका है, वो ड्राइंग रूम में आता है और आकर के सीधे मारपीट शुरू कर देता है। स्वाति मालीवाल उसको अपनी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करती है, बताती है कि उनको पीरियड्स आ रहे हैं, तो वो ऐसी जगह मारपीट ना करे जो बहुत संवेदनशील हो सकते हैं। लेकिन वो आदमी नहीं रुकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी को पढ़ने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये कहने पर अभिषेक मनु सिंघवी के साहब, ये सीएम आवास में बिना परमिशन के वहां तक पहुंच गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया पलट करके कि ये विभव कुमार वहां क्या कर रहा था। ये तो पूर्व सचिव था, वो अगर पहुंच सकता है वहां और किसी के साथ मारपीट कर सकता है, गुंडों की तरह व्यवहार कर सकता है, तो ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। और वो कोई मुख्यमंत्री का निजी आवास नहीं है, सरकारी आवास है, सार्वजनिक जगह है। वहां अगर उनकी ही पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेट कर रही हैं बैठ करके, तो गुंडों की तरह कोई वहां पहुंच करके मारपीट करे, ये बर्दाश्त करने के लायक चीज नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट अभिषेक मनु सिंघवी के किस तर्क पर एक तरीके से उनके ऊपर बरसा। उन्होंने कहा कि साहब, ये कोई हत्या का मामला नहीं है और इसमें जो है जमानत मिल जानी चाहिए। आपको याद दिला दें, जुलाई में ही हाई कोर्ट ने इनकी जमानत की याचिका खारिज कर दी थी और इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आज आड़े हाथों लिया है। आप में से बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी ही, ये घटना एक्चुअल में उस समय घटी जब सुप्रीम कोर्ट ने ही अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए एक्ट में बंद होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। और अंतरिम जमानत पर वो बाहर आए थे। शीश महल में
विश्राम कर रहे थे। स्वाति मालीवाल को जब पता चला कि साहब अरविंद केजरीवाल आवास पर ही हैं, तो वो मिलने के लिए पहुंच गई। और मिलने क्यों पहुंची? जब अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, स्वाति मालीवाल अमेरिका में थी। उनकी बहन को संभवतः डिलीवरी होनी थी या वो अस्पताल में दाखिल थी, तो उनकी देखभाल करने के लिए वो अमेरिका गई हुई थी। ठीक उसी तरीके से जैसे अरविंद केजरीवाल के एक और करीबी राघव चड्ढा अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ लंदन में थे, तो वो इंग्लैंड में थे और ये अमेरिका में थी। और मजेदार बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जैसे राघव चड्ढा कभी-कभी ट्वीट करके या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं द्वारा की जा रही टीका टिप्पणियों को रीट्वीट करके अपना काम चला रहे थे लंदन से, वैसे ही अमेरिका में बैठी हुई स्वाति मालीवाल भी एक आध ट्वीट कर रही थी। ऐसा नहीं है कि सिरे से गायब थी या चुप थी। ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को और उनके कुछ करीबियों को बड़ा नागवार गुजरा कि देखिए साहब, हमारे बॉस अरविंद केजरीवाल धर लिए गए शराब घोटाले में और 2 राज्यसभा सदस्य विदेश में बैठे हुए हैं। अब राघव चड्ढा से तो अरविंद केजरीवाल के किस तरह के संबंध हैं और कितना गहरा विश्वास चड्ढा पर वो करते हैं, इसी से पता चल जाता है। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तो भगवंत मान चीफ मिनिस्टर जरूर बनाए गए वहां पर उनके सिर पर राघव चड्ढा को बना करके बैठा दिया गया सलाहकार के तौर पर। और चंडीगढ़ में उनको एक शानदार आवास भी अलॉट कर दिया गया। यानी पंजाब में जो कुछ भी होना है, जो भी आना जाना है, वो सब राघव चड्ढा के जरिए आएगा जाएगा। तो ये तो फेथ का मामला है। एक दौर वैसे वो भी था जब एक ऑडियो वायरल हुआ था और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर ये कहकर के उसको आगे बढ़ाया था कि ये आवाज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की है और वो पंजाब में सरकार बनने के बाद की है। राघव चड्ढा को जब चंडीगढ़ भेजा जा रहा था, यानी सरकार के ऊपर निगरानी रखने के लिए और जो भी आना जाना है, लेना देना है, उसकी निगरानी रखने के लिए भी, तो उसके बाद का वो ऑडियो था जिसमें सुनीता केजरीवाल ये कहती हुई सुनी जा रही थी कि साहब, मतलब संकेत दे रही थी कि वो दामाद भी बन सकते हैं। ये अलग बात है कि राघव चड्ढा ने बाद में परिणीति चोपड़ा के साथ शादी कर ली। उस शादी समारोह में ये लोग भी गए थे, यानी केजरीवाल, उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी। लेकिन साहब, वो बड़ी चर्चा रही। अब उसकी कोई ऑथेंटिसिटी तो सामने नहीं आई कि वो सुनीता केजरीवाल का ही ऑडियो था या नहीं था। अब जांच भी कौन करे। लेकिन वो एक चीज थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि राघव चड्ढा तो बाद में लंदन से लौट आए और पार्टी की गतिविधियों में पहले की तरह सक्रिय हो गए। पर जब स्वाति मालीवाल अमेरिका से लौटी, तो उसके बाद पार्टी में उनको पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया गया। लोकसभा चुनाव में भी जो चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में नेताओं की ड्यूटी लगाई जा रही थी, उसमें भी स्वाति मालीवाल को जिम्मेदारियां नहीं दी गई। तो स्वाति मालीवाल का विचलित होना बड़ा स्वाभाविक था। इस बीच एक घटना और घटी। घटना ये थी कि जब अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई,
तो वो अभिषेक मनु सिंघवी का आभार व्यक्त करने के लिए अपनी पत्नी के साथ उनके आवास पर पहुंचे और बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने उनको ये ऑफर दिया कि साहब हम आपको राज्यसभा में भेजेंगे। एक्चुअल में अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस हिमाचल से भेजना चाहती थी राज्यसभा में, पर वहां भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा जाल बिछाया कि अभिषेक मनु सिंघवी की पार्टी के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, कुछ निर्दलीयों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अभिषेक मनु सिंघवी तो हार गए और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत गए। तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब राज्यसभा के सदस्य नहीं, यह कांग्रेस के लिए भी बड़ी शर्मनाक बात थी। तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि ये बड़े यूजफुल हैं, सुप्रीम कोर्ट में असंभव को संभव कर देते हैं, करवा देते हैं, तो इनको एंगेज कर लो, अपनी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके इनको राज्यसभा में भेज दो। तो बताते ये हैं कि वहां वादा करके आए। अब उस वादे की पूर्ति कैसे हो, क्योंकि ऑलरेडी इनके राज्यसभा में 10 मेंबर हैं और कहीं अभी चुनाव होना नहीं है, तो किससे इस्तीफा दिलवाएं। कुल मिलाकर के जो वफादार हैं और जो इस्तीफा दे सकते हैं, उनमें 2 ही नाम इनके सामने आए। वैसे नाम तो 3 थे, लेकिन संजय सिंह से दिलवाना नहीं चाहते थे, तो या तो राघव चड्ढा हो सकते थे या स्वाति मालीवाल हो सकती थी। तो ये ग्राउंड बना करके कि जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए, उस समय ये अमेरिका में बैठी हुई थी और वहां से कोई ट्वीट भी नहीं कर रही थी, मैसेज भी नहीं दे रही थी, वापस भी नहीं लौटी थी। और केजरीवाल परिवार जो है इनकी नाफरमानी से नाराज है, तो एक ग्राउंड तैयार किया गया कि इनसे ही इस्तीफा ले लो और अभिषेक मनु सिंघवी को भेज दो। हालांकि बाद में 1-2 इंटरव्यू आए जिनमें स्वाति मालीवाल ने कहा कि साहब मुझसे कम से कम राज्यसभा की सीट छोड़ने के लिए तो नहीं कहा गया था, लेकिन और मुद्दे थे जिनकी वजह से वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए गई थी और बहुत संभव है वो गलतफहमी दूर करने के लिए ही वहां गई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल फोन नहीं उठा रहे थे। उनका पूर्व पीए और अनधिकृत तौर पर अभी भी पीए बने हुए विभव कुमार भी उनके व्हाट्सएप मैसेज का जवाब नहीं दे रहे थे। तो वो आवास पर ही पहुंच गई थी और वहां उनके साथ जो कुछ हुआ वो अब पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट तक उससे अब अवगत है। अरविंद केजरीवाल भी आवास में थे, उनकी पत्नी भी थी, उनके माता पिता भी थे और खुद पुलिस को दिए बयान में स्वाति मालीवाल ने ये बात एक्सेप्ट की है, बताई है कि जब वो अंदर गई, उनको गेट पर किसी ने नहीं रोका, वो अंदर ड्राइंग रूम तक चली गई। ड्राइंग रूम के अंदर भी, क्योंकि वो घर में पहले भी आती जाती रही, अंदर गई तो उनके माता पिता वहां पर नाश्ता कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी, उन्होंने उनको विश किया, नमस्कार किया और फिर वेट करने के लिए ड्राइंग रूम में आकर के बैठ गई। वहां जो भी स्टाफ था उन्होंने बताया, तो स्टाफ ने कहा कि आप बैठिए, केजरीवाल जी थोड़ी देर में इधर आएंगे। लेकिन केजरीवाल नहीं आए, विभव कुमार आए और आते ही उन्होंने तड़ातड़ मारना पीटना शुरू कर दिया। वो नीचे गिर गई, उनका सिर भी टेबल पर टकराया। तभी उन्होंने कहा कि वो पीरियड्स से हैं, आप मारपीट ना करें। लेकिन पता नहीं क्या भूत सवार था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए हैं कि भाई कौन सा ऐसा मामला था, ऐसा क्या भूत सवार था सिर पर कि उसने अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति बताई। इसके बावजूद विभव कुमार ने एक गुंडे की तरह काम किया वहां पर और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज विभव कुमार को, यानी उनके वकील पहुंचे थे उनकी जमानत के लिए, जम करके फटकार लगाई और ये भी पूछा कि मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में वो कैसे घुसा। उसने तब भी महिला पर अटैक किया जब उसने अपनी
शारीरिक स्थिति बता दी थी। तो कोर्ट ने पूछा कि महिला पर इस तरह हमला करते हुए विभव कुमार को शर्म नहीं आई? जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां, इस बेंच ने ये विभव कुमार की याचिका पर सुनवाई की गुरुवार को। और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने मुवक्किल के लिए राहत की मांग करते हुए ये कहा कि साहब, शिकायत यानी एफआईआर घटना के 3 दिन बाद दर्ज की गई थी और उन्होंने ये भी कहा कि मालीवाल के आरोप जो है वो मनगढ़ंत और झूठे हैं। तो कोर्ट ने फटकार लगाते हुए तब ये टिप्पणी की और अदालत ने दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी जमानत की याचिका पर तो सुनवाई करेंगे, लेकिन बेंच ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि स्वाति मालीवाल के जख्म छोटे हैं या बड़े हैं। हम हैरान हैं कि सीएम आवास में जाने पर किस तरह ये सब हुआ। और जो एक और टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, हाँ, उन्होंने कहा कि क्या ये सीएम का जो आवास है, ये उनका निजी आवास है? क्या इस तरह के नियमों की आवश्यकता है कि उनकी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पहले अपॉइंटमेंट लेना ही चाहिए? तो सिंघवी का कहना यह था कि पहले दिन यानी घटना वाले दिन स्वाति मालीवाल पुलिस के पास गई, पुलिस स्टेशन गई, लेकिन कोई शिकायत नहीं दी। फिर 3 दिन बाद ऐसा किया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस पर क्या कहें कि उन्होंने 112 नंबर पर कॉल किया, उसी दिन किया जिस दिन मारपीट हुई। ये आपके दावे को झुठलाता है कि उन्होंने मनगढ़ंत कहानी रची। तो सिंघवी ने विभव कुमार को जमानत देने की मांग करते हुए कहा कि ये कोई हत्या का मामला नहीं है। तो इसके बाद ही जस्टिस सूर्यकांत ने फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं, हम हत्यारों को भी जमानत देते हैं, लेकिन यहां एफआईआर को देखिए। वो शारीरिक हालत पर रो रही थी। क्या आपको ऐसा करने का अधिकार है? यदि इस तरह का व्यक्ति गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकता, तो कौन करेगा? क्या आप मानते हैं कि ड्राइंग रूम में मौजूद कोई उसके खिलाफ बयान देगा? क्या उसे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? और बेंच ने यह भी पूछ लिया अभिषेक मनु सिंघवी से कि ये जो विभव कुमार है, ये सीएम का पूर्व सहयोगी था या सरकारी कर्मचारी? तो सिंघवी ने साफ किया कि वो पूर्व सरकारी सेवक है, लेकिन मौजूदा समय में राजनीतिक सहयोगी के हैसियत से काम कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री के अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। तो इस पर कोर्ट ने पूछा कि एफआईआर कहता है कि वो पूर्व निजी सचिव हैं। सीएम के दफ्तर में जाने का आपके पास कौन सा अधिकार है, जो पीड़िता के पास नहीं है? और ये ऐसे कठिन सवाल रहे जिन पर अभिषेक मनु सिंघवी के पास भी कोई सही सही जवाब नहीं थे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केवल विभव कुमार को नहीं फटकार लगाई है, केवल विभव कुमार को गुंडा नहीं कहा है जिसने सीएम आवास के ड्राइंग रूम में आम आदमी पार्टी की एक महिला सांसद के साथ मारपीट की, बल्कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी एक तरीके से फटकार लगाई है। अरविंद केजरीवाल की बिना अनुमति के उनका टर्मिनेटेड कोई पूर्व सचिव उनके आवास में कैसे रह सकता है? और अगर गुंडा कहा है, तो ऐसे गुंडे को वहां रखने वाला कौन था? जाहिर है, अरविंद केजरीवाल।
अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत सारे मित्रों की ये शिकायत है कि उनके पास नोटिफ़िकेशन नहीं जा रहे हैं। मेरी सलाह ये है, एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि जो ऑल वाला पुश बटन है वो दबाएँ। इसके बाद भी अगर नहीं आ रहे हैं, तो नए शो सर्च करने के लिए आप जब यूट्यूब पर आते हैं, तो वहाँ ओमकार चौधरी लेटेस्ट या ओसीएन नेटवर्क लेटेस्ट वीडियो सर्च कर लें, तो आपको नए प्रोग्राम की जानकारी मिल जाएगी। और आप अगर चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।